कांग्रेस के अंदर खुद जनसंघी है। कमलनाथ देखिए, कमलनाथ क्या कर रहे हैं वहां, धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों को पाकिस्तान भगाने की बात कर रहे हैं और कमलनाथ वहां ले जाके छिंदवाड़ा में पूजा करा रहे हैं। तो असल तो जनसंघी कांग्रेसियों के अंदर है। तेलंगाना के अंदर जनता जान रही है कि अगर कांग्रेस आएगी तो सरकार नहीं चलाएंगे, इनका एक दूसरे पर इल्जाम लगा करके दंगे फसादात कराएंगे। इसलिए कांग्रेस का है कोई मुस्तकबिल नहीं है। बीआरएस फिर से बैक कर रही और तीसरी मरतबा सोनिया गांधी, राहुल जी, प्रियंका जी, मोहब्बत की आप दुकान खोल रहे हैं। किसी जमाने में 65 एमपी मेंबर पार्लियामेंट थे, आज 26 क्यों हो गए? घटते घटते क्यों घट रहे हैं मुसलमान? क्यों एमएलए नहीं बन रहे? क्यों एमपी नहीं बन रहे? तो सोनिया जी इसका आप जवाब दीजिए और एक रणनीति तैयार करिए कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम एमपी बने, एमएलए बने, जब आपकी मोहब्बत की दुकान कहलाएगी। वरना मोहब्बत की दुकान खोलते रहिए और आप हिंदुत्व को फरोग देते रहिए और आरएसएस को पकड़ पकड़ के सदर बनाते रहिए। वो आपका मोहब्बत की दुकान है। हमारी मोहब्बत की दुकान ये है कि जब तक मुसलमान एमएलए नहीं बनेंगे, एमपी नहीं बनेंगे, पावर का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक तो हम आपकी मोहब्बत की दुकान को मोहब्बत की दुकान नहीं समझ। बीजेपी के भाग्य में है ही नहीं कि वो हैदराबाद में हुकूमत करे। तो देखिए, जो हारता है, जिसकी सरकार आनी नहीं, वो कुछ भी उटपटांग बात करता है। ये तेलंगाना है, हैदराबाद है, यहाँ पर किसी की कोई हस्ती नहीं है कि वो नाम चेंज करे। ये योगी जी हों या आपके, इनका वो कहते हैं शेख चिल्ली का एक ख्वाब है, शेख चिल्ली का प्लान है। ये सब होने वाला नहीं है। यहाँ का के जो तेलंगाना की अवाम है, सेकुलर अवाम है, उनको मालूम है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए तेलंगाना बंजर भूमि है। यहाँ फसल बीजेपी नहीं उगा सकती है। तेलंगाना चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऑल इंडिया उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इससे हम जानेंगे कि तेलंगाना चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, किस तरह इन्होंने पूरे तेलंगाना में, जिस तरह से पूरे तेलंगाना में भ्रमण किया, तेलंगाना के लोगों से मिले, तो क्या माहौल है? क्या इस बार बीआरएस की सरकार फिर से बनने जा रही है? इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है? मुफ्ती साहब, आपने पूरे तेलंगाना का भ्रमण किया है, आपके हिसाब से क्या माहौल है तेलंगाना में? क्या लोग परिवर्तन के मूड में हैं या फिर से बीआरएस की सरकार चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल का हैदराबाद में इस्तकबाल है। आप लोग भी बहुत दिन से हमारे हैदराबाद में हैं। देखिए, अभी जो तेलंगाना का माहौल है, यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस वर्सेस बीआरएस है, टफ मुकाबला है। मगर सच्चाई ये है कि बीआरएस फिर तीसरी मर्तबा भी सरकार बनाने में सफल होगी, कामयाब होगी। इसका रीजन ये है कि बीआरएस क्यों सरकार बनाएगी। बीआरएस के फेवर में 5 चीजें जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर बीआरएस का बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि 24 आवर्स करंट है। पानी का मसला हल हो चुका है, किसानों को ज्यादा सहायता दी गई है और माइनॉरिटीज हैं, अकलियत है, दलित बंधु, दलितों को दिया गया। अकलियत के लिए बहुत सारे स्कीम चलाए गए। तो इसकी वजह से जनता बीआरएस की तरफ देख रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है, फेस नहीं है सीएम का। और ऑलरेडी अभी हमारे तेलंगाना का जो हमारे केसीआर साहब है, चेहरा है, और केसीआर साहब को तेलंगाना की अवाम एक बहुत बड़े क्रांतिकारी लीडर के रूप में देखती है, क्योंकि उन्होंने तेलंगाना का जद्दोजहद में तेलंगाना के लिए बहुत मशक्कत उठाया और ये 4 करोड़ अवाम के दिलों की आवाज बन करके उन्होंने स्ट्रगल किया। इसके नतीजे में वो हीरो बने और 2014 में उनकी सरकार आई। तो अभी भी जनता को केसीआर से सहानुभूति है। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी तीसरी मर्तबा बीआरएस की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन लगातार मुफ्ती साहब, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी यहाँ बढ़ गया हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी और केसीआर जो मिल करके यहाँ बूथ कैप्चरिंग करते हैं, बोकसिंग करते हैं, इस वजह से ये लोग जीतते हैं। देखिए, ये जनता का भी अपमान है और मुझे नहीं लगता है कि जनता जब वोट देती है, वोट दे के जिताती है, तो बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी, ये वो लोग कह रहे हैं जो हताशा में है, जिनको खुद मालूम है कि वो हार रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर एमआईएम के लोग जीत करके आ रहे हैं तो जनता उनको चुनती है। रहा बोगस वोटों का सवाल है तो बहुत सारे बोगस वोट डरा के वोट लेते हैं। नहीं, देखिए, आज के दौर में ये गलत है। डेमोक्रेसी में कोई डरने वाला नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी से कोई भी नहीं डरता है। हम तो राजा सिंह के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो हम तो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं उतारे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की जिम्मेदारी है कि राजा सिंह के खिलाफ प्रचार करें और प्रचार करके हराएं। राजा सिंह गुस्ताखे रसूल है, तो मैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बोल रहा हूं, तो मैं कहाँ डरा हूं। आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं लगता। तो वो लोग क्यों कह रहे हैं मुफ्ती साहब? देखिए, ये सब झूठ है। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाना है, इल्जाम लगाना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से लोग डरते हैं। क्यों डरेंगे भाई?
क्या जरूरत है? असदुद्दीन अवैसी साहब की अगर कहीं गलती है तो बोली जाएगी, लेकिन सवाल है कि एमआईएम ने भी यहाँ मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल पर आवाज उठाई है और आवाज उठा करके बात किया है। तो असदुद्दीन अवैसी को ओल्ड सिटी में हैदराबादी अवाम दिल से पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब पर इल्जाम लगाना बेबुनियाद है। एक बात, हाँ ये सही है कि ओल्ड सिटी में बहुत सारे मर्डर हुए, ओल्ड सिटी के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल लोग हैं, तो उसके लिए भाई सभी हैदराबादियों की चिंता है, हैदराबादियों की फिक्र है, मगर बूथ कैप्चरिंग कर करके असदुद्दीन अवैसी की टीम जीतती है, बिल्कुल गलत बात है। ओल्ड सिटी के अंदर हैदराबादी मुसलमानों का भरोसा है एमआईएम पर, इसलिए वो जीतते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि 7 की 7 सीट जीत जाएंगे और जुबली हिल्स में मुझे तो लगता है कि अजहरुद्दीन हारेंगे। देखिए मुफ्ती साहब कह रहे कि मुसलमानों के मुद्दे पे बात करते असदुद्दीन अवैसी, यहाँ कहा जा रहा है कि 7 मस्जिदें शहीद हो गई। असदुद्दीन अवैसी जबान नहीं खोले, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं कुछ होता है मुसलमान का मुद्दा तो फौरन बयान देते हैं, फौरन कार्रवाई करते हैं। नहीं, देखिए ये कहना गलत है कि मस्जिद शहीद हुई, असदुद्दीन अवैसी खामोश थे, हम लोग खामोश थे। नहीं, हम लोगों ने बराबर सरकार से मुतालबा किया, सरकार से डिमांड किया, सरकार ने जो शहीद हुई मस्जिदें बनाई। अब मैं कहता हूँ कि एयरपोर्ट के सामने जो मस्जिद थी, एयरपोर्ट के पास मस्जिद थी, वाई राजशेखर रेड्डी साहब के जमाने में शहीद हुई, वो आज तक नहीं बनी। तो फिर जो लोग इल्जाम लगा रहे हो क्यों खामोश है? तो मुझे लगता है कि जो मसाजिदें शहीद हुई वो बिल्कुल गलत, उस पर आवाज उठाई गई और उसमें से कुछ मसाजिदों को बना दिया गया, और जो मसाजिदें हैं हम डिमांड करेंगे सरकार से कि वो भी बनाए। आखिरी चरण से गुजर रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर फिर से ध्रुवीकरण करने के लिए कह रही है कि हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करेंगे, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये बीजेपी के भाग्य में है ही नहीं कि वो हैदराबाद में हुकूमत करे। तो देखिए जो हारता है, जिसकी सरकार आनी नहीं, वो कुछ भी उटपटांग बात करता है। ये तेलंगाना है, हैदराबाद है, यहाँ पर किसी की कोई हस्ती नहीं है कि वो नाम चेंज करे। ये योगी जी हों या आपके, इनका वो कहते हैं शेख चिल्ली का एक ख्वाब है, शेख चिल्ली का प्लान है, ये सब होने वाला नहीं है। यहाँ का के जो तेलंगाना की अवाम है, सेकुलर अवाम है, उनको मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए तेलंगाना बंजर भूमि है, यहाँ फसल बीजेपी नहीं उगा सकती है। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी ताकतवर पोजीशन पर है, जैसे करीमनगर में है, उसका सीधा मुकाबला बीआरएस से है, और कुरुटला की एक सीट है जिसका सीधा मुकाबला बीआरएस से है। 10-15 सीटें हैं, वहाँ आवाम से अपील है कि जहाँ जहाँ बीजेपी मजबूत है वहाँ रणनीति अपना करके बीजेपी को हराए, और बीजेपी को हराने का मकसद ये है कि यहाँ से नफरत के पुजारियों को भगाए। तेलंगाना मोहब्बत की ज़मीन है, इखवत की ज़मीन है, भाईचारा की ज़मीन है, यहाँ पर किसी भी नफरत पैदा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। फिर मैं एक मर्तबा आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आसानी के साथ बीजेपी का कोई वजूद नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगी और बीआरएस सरकार बनाएगी। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्यों लोग भरोसा नहीं करना चाह रहे कांग्रेस पर, कि 6 गारंटी है कांग्रेस की, सोनिया गांधी ने दिया है, मगर कांग्रेस की लीडरों की कोई गारंटी नहीं है। गोवा में कांग्रेस मेजॉरिटी में आई थी, वहां बीजेपी से बिक गई, मध्य प्रदेश में बिक गई, और बेचारे अशोक गहलोत साहब 5 साल जो है सचिन पायलट को मैनेज करते करते सरकार बचा ले गए, अवाम की खिदमत नहीं कर पाए। कर्नाटका में जाके देखिए, अभी सिद्धारमैया की कुर्सी डगमगा रही है। तो तेलंगाना के अंदर जनता जान रही है कि अगर कांग्रेस आएगी तो सरकार नहीं चलाएंगे, इनका एक दूसरे पर इल्जाम लगा करके दंगे फसादात कराएंगे। इसलिए कांग्रेस का है कोई मुस्तकबिल नहीं है। बीआरएस फिर से बैक कर रही और तीसरी मरतबा सरकार बना। आप कह रहे हैं मुफ्ती साहब की जो है हैदराबाद में बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन लगातार लोग कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की क्या जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी का 8वां जो एमएलए जो है राजा सिंह है, यहाँ खुद एमआईएम जो है भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। आप कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है ही नहीं, ठीक है, मगर मैं कह रहा हूँ कि 2004 से 2014 तक असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपीए के हिस्सा थे, तब वो भाजपा के एजेंट नहीं है क्या? मैं कहता हूँ कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो सोनिया गांधी ने उनसे कहा कि आप हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए। अब मैं कहता हूँ कि प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति जब नहीं रहे तो आरएसएस के दफ्तर में गए, तो असदुद्दीन ओवैसी तो आरएसएस के दफ्तर में नहीं गए। तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर खुद जनसंघी है। कमलनाथ देखिए, कमलनाथ क्या कर रहे हैं, वहां धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों को पाकिस्तान भगाने की बात कर रहे हैं और कमलनाथ वहां ले जाके छिंदवाड़े में पूजा करा रहे हैं। तो असल तो जनसंघी कांग्रेसियों के अंदर है। कांग्रेसियों में जितने आरएसएस के लोग हैं,
किसी के अंदर नहीं। हमेशा ये कहते हैं कि बीआरएस बी टीम है, कांग्रेस के राहुल जी आके कहते हैं बीआरएस बी टीम है, यूपी में जाते हैं तो अखिलेश बी टीम है, बंगाल में जाते हैं तो ममता बी टीम है, फिर सबको कहते हैं कि सब आओ हमारे साथ। तो अभी तक तो राहुल गांधी तय नहीं कर पाए कि कौन बी टीम है। सही देखा जाए तो कांग्रेस खुद ही बीजेपी की बी टीम है। जब तक कांग्रेस फिरका परोस्त से नहीं लड़ेगी, जब तक मुमकिन नहीं। अगर कांग्रेस चाहती है कि मोदी को हराए, तो फिर रीजनल पार्टियों को साथ लेकर के मोदी को हराना मुमकिन हो सकता है। एक तरफ आप रीजनल पार्टियों पर आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है, और आप कहते हैं कि हम मोदी को हराएंगे, तो मुमकिन नहीं। तो इसलिए राहुल जी को अपनी बात वापस लेने की जरूरत है, और राहुल जी को सोचने की जरूरत है कि अगर मोदी जी को हराना है तो रीजनल पार्टियों को साथ लेके चलना जरूरी है। आप देश के अंदर कांग्रेस नहीं हरा रही है बीजेपी को, रीजनल पार्टियां ही बीजेपी को हरा रही है। 275 सीटें 2019 में बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टियां थी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी, जिसमें सिर्फ कांग्रेस 15 सीट जीत करके आई है। तेलंगाना में बीजेपी को बीआरएस ने रोका है, और ममता बनर्जी ने बंगाल में रोका है, अखिलेश यादव ने यूपी में रोका है, और नवीन पटनायक ने उड़ीसा में रोका है, स्टालिन ने तमिलनाडु में रोका है। तो बताइए कि कांग्रेस ने कहाँ रोका है? कांग्रेस का जहां आमना सामना मुकाबला होता है, कांग्रेस वहां हार जाती है। तो कांग्रेस के जो लीडर हैं, जयराम रमेश है, केसी वेणुगोपाल है, ये लोग जो रणनीति तैयार करते हैं, इनको पता ही नहीं कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। अब आप बताइए कि नवजीत सिंह सिद्धू कहाँ से आए थे? वो भाजपा से आए। और पंजाब के अंदर जो उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया, रेवंत रेड्डी भी वही काम कर रहे। रेवंत रेड्डी भी कांग्रेस को खत्म कर देंगे तेलंगाना में। तो आप लाते हैं बीजेपी से पकड़ पकड़ के लोगों को, और आप कहते हैं कि फला बी टीम है, फला बी टीम है। देखिए, असदुद्दीन अवैसी पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो आरएसएस के हैं, तो मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी है कि जो मुसलमानों की आवाज उठा रहा है, आप उसी को बी टीम कहेंगे, तो फिर आप मुसलमानों के बीच में किस तरह से आप मुसलमानों के सेंटिमेंट से खेलते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल गलत बात है। सेंटिमेंट से अगर खेलते हैं तो आप बताइए बार बार मुसलमान क्यों उनको जिता रहे? मैं कहता हूं कि आंध्र प्रदेश में एक भी मुस्लिम एमपी जीत करके नहीं आया। क्यों? मैं कहता हूं कर्नाटका के अंदर एक भी मुस्लिम एमपी जीत करके नहीं आया। क्यों? सिद्धारमैया जवाब देंगे, राहुल जी जवाब देंगे, प्रियंका जी जवाब देंगी, सोनिया जी जवाब देंगी कि क्यों एक कैंडिडेट जीत करके नहीं आया। क्यों महाराष्ट्र से एक मुसलमान एमपी जीत करके नहीं आ रहा है? कर्नाटका से क्यों एक मुस्लिम एमपी जीत करके नहीं आ रहा? मध्य प्रदेश से क्यों जीत करके नहीं आ रहा है? क्यों राजस्थान से एक मुसलमान एमपी जीत करके नहीं आ रहा? तो क्या सोनिया गांधी जवाब नहीं देंगी कि कर्नाटक में 14% मुसलमान है मगर एक भी एमपी जीत करके नहीं आया? तो सोनिया जी और राहुल जी आरोप लगाना बंद कर दीजिए। आज भी तेलंगाना के अंदर कमालुद्दीन साहब के बाद किसी भी एक मेंबर पार्लियामेंट का टिकट नहीं दिया हमारे कांग्रेस ने। 2004 के बाद से कोई भी एमएलए कांग्रेस के सिंबल पर नहीं जीता है। राहुल जी, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल जी, जवाब दें कि 2004 के बाद क्यों नहीं कोई एमएलए कांग्रेस के सिंबल पर जीता है? बताइए। 2018 के में निजामाबाद अर्बन से जनाब ताहिर बिन हमदान को टिकट दिया गया। खुद कांग्रेसियों ने हरा दिया निजामाबाद के अंदर कि उसे एक मुसलमान को टिकट दिया गया था। तो मैं कहता हूं कि पहले सोनिया गांधी, राहुल जी, प्रियंका जी, मोहब्बत की आप दुकान खोल रहे। किसी जमाने में 65 एमपी मेंबर पार्लियामेंट थे, आज 26 क्यों हो गए? घटते घटते क्यों घट रहे हैं मुसलमान? क्यों एमएलए नहीं बन रहे? क्यों एमपी नहीं बन रहे? तो सोनिया जी, इसका आप जवाब दीजिए और एक रणनीति तैयार करिए कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम एमपी बने, एमएलए बने, जब आपकी मोहब्बत की दुकान कहलाएगी। वरना मोहब्बत की दुकान खोलते रहिए और आप हिंदुत्व को फरोग देते रहिए और आरएसएस को पकड़ पकड़ के सदर बनाते रहिए। वो आपका मोहब्बत की दुकान है। हमारी मोहब्बत की दुकान ये है कि जब तक मुसलमान एमएलए नहीं बनेंगे, एमपी नहीं बनेंगे, पावर का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक तो हम आपकी मोहब्बत की दुकान को मोहब्बत की दुकान नहीं समझेंगे। अच्छा, आखिरी में सवाल लेंगे मुफ्ती साहब, क्या लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी 9 सीट पे जो चुनाव लड़वाए हैं, कितने सीट जीत रहे हैं? देखिए, 7 सीट तो पक्का जीत जाएंगे। वो तो 7 उनको जीतना ही जीतना, वो जीतेंगे, क्योंकि उनके जो एमएलए हैं वो अपने एरिया में अच्छा काम करते हैं और जनता से कनेक्ट रहते हैं।
देखिए, असदुद्दीन अवैसी की एमआईएम से बहुत लोगों को सबक लेने की जरूरत है कि उनका हर दिन उनके एमएलए दारुसलाम के अंदर आकर के बैठते हैं, जनता की राय देखते हैं, जनता के बारे में पूछते हैं, तो वो 360 दिन 65 दिन जनता के बीच में रहते हैं, तो वो तो बेचारे हमेशा काम करते हैं। और असदुद्दीन अवैसी साहब भी पैदल दौरा करके अवाम के दरमियान में वो लोग कनेक्ट रहते हैं, अवाम से कनेक्ट रहते हैं। 7 सीट जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि जुबली हिल्स में बीआरएस जीतेगी और राजेंद्र नगर में भी बीआरएस जीतेगी, मगर 7 सीट तो एमआईएम के पक्के हैं। मिला के मुफ्ती साहब ये सरकार बीआरएस की बनने वाली है, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बन जाएगी, बन जाएगी। क्यों बनेगी? कि कांग्रेस में अभी खींचातानी हो रहा। कोई कह रहा कि रेवंत रेड्डी सीएम बनेंगे, कोई कह रहा कोमट वेंकट रेड्डी सीएम बनेंगे, कोई कह रहा जाना रेड्डी सीएम बनेंगे। तो पहले तो इनको यही नहीं मालूम कि कौन बनेगा। देखिए, इस वक्त कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीआरएस नहीं है। तो मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस का कोई चेहरा ही नहीं है तो लोग वोट क्यों डालते हैं? और तेलंगाना में हमेशा चेहरा देख करके लोगों ने वोट डाला है। वाई राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के चेहरा थे, इससे पहले टीडीपी के एनटी रामाराव चेहरा थे, और 2014 में बीआरएस का चेहरा केसीआर साहब थे, आज भी वो चेहरा है। तो कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, इसलिए कांग्रेस को जनता वोट डालने वाली नहीं है। और बीआरएस 3rd टाइम सरकार बना रही है और ये सरकार स्टेबल थी, और मुझे लगता है कि आइंदा और चल करके अच्छी बनेगी सरकार। पूरे भारत में अगर लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी अच्छा है तो वो तेलंगाना में है। इतना लॉ एंड ऑर्डर कहीं अच्छा नहीं। कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई फसाद नहीं हुआ है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है, और वेलफेयर के काम जितने हुए हैं मुसलमानों के पूरे भारत में नहीं हुए हैं। आप बताइए कि 1 लाख से ज्यादा बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2,70,000 से ज्यादा बच्चियों की शादी हो चुकी है, जिनमें 1 लाख रुपया सरकार ने दिया है। 30,000 से बच्चे ज्यादा मुसलमानों के एब्रॉड के अंदर पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार अच्छी थी और आने वाले वक्तों में भी ये सरकार बनेगी और तेलंगाना की जो तरक्की है और आगे बढ़ेगी। आज तेलंगाना सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम में सबसे ज्यादा तेलंगाना के ही की पब्लिक का वो है, इनकम है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कांग्रेस सरकार बनाएगी। सिर्फ का वो कहते हैं कि 3 तारीख जब आएगा हर पार्टी छूमंतर हो जाएगी और बीआरएस सरकार बना।